नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर कक्षा 9 की जो बेसिक्स है, कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 1 की जो बेसिक्स हैं, जो इंट्रोडक्शन था, उस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था। उस वीडियो के अंदर कक्षा 9 की जो प्रश्नावली 1 है उसके अंदर कुछ संख्याओं के बारे में हमने बताया था, कुछ संख्याओं की परिभाषा और उनके जो एग्जाम्पल थे वो हमने लिखे थे, और किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक जो परिमेय संख्या होती है वो भी हमने निकाली थी। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है तो उसका जो फॉर्मूला है वो भी मैंने वहाँ पर आपको बताया था। तो दोस्तों, उस फॉर्मूले की मदद से इस प्रश्नावली के अंदर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चाहे तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर जो शॉर्टकट तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। सवाल को देखते ही आप डायरेक्ट जो उसके आंसर हैं वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो प्रश्नावली 1 पॉइंट है वो साथ में हम प्रश्नावली 1.2 दोनों की दोनों जो प्रश्नावली है आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो प्रश्नावली 1.1 का जो प्रश्न नंबर 1 है वो कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? यदि ये एक परिमेय संख्या है तो फिर इसको आप क्या P/Q के रूप में लिख सकते हो? क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारी जो संख्याएं हैं उनके बारे में बताया था, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या। तो वो यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखना। कक्षा 9 की मैथ की जो चैप्टर 1 है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो परिमेय संख्या हम उसको बोलते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो हर का मान है, Q का मान है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम बट्टे में 1 लगा सकते हैं, 0 के नीचे बट्टे में 1 लगा सकते हैं, बट्टे में 2 लगा सकते हैं, बट्टे में 3 लगा सकते हैं, कुछ भी आए, लेकिन 0 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर केवल हमसे 0 की बात हुई है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम इसका जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वहाँ पर लिखेंगे 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। अब 0 एक यदि परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में आप कैसे लिखोगे? ये तो 0 जो परिमेय संख्या है इसको आप P/Q के रूप में ऐसे लिख सकते हो, या तो 0/1 बटे में 1 लगा सकते हो, क्योंकि जब इसको हल करेंगे तो भी 0 ही आएगा, या फिर आप इसको 0/2 के रूप में लिख सकते हो, या 0/3 के रूप में लिख सकते हो, आने वाला 0 ही है। लेकिन ज़्यादातर हम बटे में 1 ही लगाते हैं। जैसे ये 2, ये भी एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बटा 1। तो ये P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? 0/1। इस तरीके से आप आगे तक लिख सकते हो, लेकिन मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया कि आप इस तरीके से परिमेय संख्याओं को लिख सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3 और 4 के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या आप ज्ञात कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमसे प्रश्न में पूछा है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। इसके 2 तरीके हैं इस सवाल को करने के। तो पहला तरीका है, यदि आप फॉर्मूले से करोगे तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने बताया था, मध्य की यदि आप परिमेय संख्या ज्ञात करते हो तो आती है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। ये किसका सूत्र है? मध्य की परिमेय संख्या का। कौन सी? मध्य की परिमेय संख्या का ये सूत्र है। मध्य की जब हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हो तो आप इस सूत्र को लगाना पड़ेगा, इनको जोड़कर आपको 2 का भाग देना पड़ेगा। तो इस तरीके से यदि हम 6 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो आप देख सकते हो। आंसर सबके अलग अलग आएंगे, जो अलग अलग मेथड से करेगा हर विद्यार्थी के आंसर अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन सारे के सारे जो आंसर है वो सही होंगे। चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपने तुल्य भिन्न पढ़ी होगी छोटी क्लासों के अंदर। जैसे कोई संख्या दे दी आपको, कोई भिन्न दे दी 1/2, इसकी यदि आपसे कोई 2 तुल्य भिन्न पूछ ले तो आप कैसे करते थे? आप इसको गुणा करते थे 2/2 से। जब आप पहले तुल्य भिन्न ज्ञात करते थे
फिर यदि आप दूसरी तुल्य भिन्न ज्ञात करते थे तो इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करते थे। तुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करते थे आप? इस तरीके से, कोई संख्या आपको दे दी 1/2 और सवाल में कह दिया कि 1/2 की कोई 6 तुल्य भिन्न ज्ञात करो, तो आप क्या करते थे? 1/2 को 2/2 से गुणा करते थे, तब जाके क्या आता था हमारे पास? पहली तुल्य भिन्न। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये आ गई पहली तुल्य भिन्न। दूसरी तुल्य भिन्न कैसे आती थी? जब 1/2 को आप 3/3 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये हमारी आ गई दूसरी तुल्य भिन्न। इस तरीके से आप कितने भी तुल्य भिन्न इसकी ज्ञात कर सकते हो। इसी तरीके से आपको इस जो 6 परिमेय संख्या है वो ज्ञात करनी है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि इनके बीच में ही लेना है। मैंने इस 3 को लिख दिया यहाँ पर और इस 4 को लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब इस 3 को पी जो परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3/1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4/1। तो ये परिमेय संख्या हो गई। तो 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या याद करनी है, तो 6 संख्या इनके बीच में आ जानी चाहिए। देखिए तुल्य भिन्न की तरह ही करेंगे, यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या आएगी, इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले 2/2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी हम समान ही करेंगे, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या आता है, जब 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6/2, और यहाँ पर कितना आएगा? 8/2। ये हमने 3 और 4 को ही बनाया है, मतलब ये 3 का मान है और ये 4 का मान है, तो इनके बीच में केवल एक परिमेय संख्या आ गई, क्योंकि 6 के बाद में क्या आता है? 7, बटे में आप 2 लगा सकते हो, तो केवल एक परिमेय संख्या आई। लेकिन हमको कितनी चाहिए? 6 परिमेय संख्या। तो आप क्या करें, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएं। जैसे यदि मैं 3 को और जो 4 है इसको यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4/4 से, तो देखिए हमारे पास संख्या कौन कौन सी आती है? 4×12/4, और इधर को आती है हमारे पास 4×16/4। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं हो गई? 13/4, 14/4, 15/4, केवल 3 संख्या है। लेकिन हमको कितनी संख्या निकालनी है? यहाँ पर 6 संख्या निकालनी है। तो किस तरीके से लिखेंगे हम? देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 3/1 और 4/1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 7/7 से। किससे करेंगे? 7/7 से। तब हमारे पास आएगा यहाँ पर 21/7, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 28/7। अब इसके बीच में 6 परिमेय संख्या आप ज्ञात कर सकते हो। 22/7, 21 के बाद में क्या आता है? 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इस तरीके से आप बहुत सारी जो परिमेय संख्या है वो ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर 6 परिमेय संख्या पूछा है, तो आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हल होगा ये 3/1 मल्टीप्लाई 7/7 इज इक्वल टू 7 या 21/7, और यहाँ पर लिखेंगे हम 4/1 मल्टीप्लाई 7/7 इज इक्वल टू 28/7। तो 21/7 किसका रूप है? 3 का ही रूप है। 21/7 मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है? 3, क्योंकि हमने 3 को ही बनाया है, और यहाँ पर जो 4 है इसका हमने बनाया है 28/7। ये एक तरीके से तुल्य भिन्न है, ये भी परिमेय संख्या ही है, हमने 3 को इस रूप में लिख दिया है। अब देखिए 3 और 4 के बीच में हमको परिमेय संख्या चाहिए, तो 21/7 और 28/7। यहाँ पर देखिए 21/7 ये तो 3 का ही रूप है। किसका रूप है ये? 3 का। और 4 कहाँ पर लिखेंगे हम? यहाँ पर। कितना आया हमारे पास? 28/7, ये लिख दिया मैंने 28/7। अब 21/7 तो 3 का ही रूप है, और 28/7 किसका रूप है? 4 का। हमने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बना दिया है, 4 को हमने चेंज कर दिया है 28/7 में, और 3 को चेंज कर दिया है 21/7 में। अब 3 और 4 के बीच की हमको परिमेय संख्या चाहिए, तो 21/7 के बाद में क्या आएगा? 22/7। ये भी 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या है। फिर आएगा 23/7, फिर आएगा 24/7, फिर आएगा 25/7, फिर आएगा 26/7, फिर आएगा 27/7। बाद में तो 28 आ जाएगा, जो तो 4 है। तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में ये 6 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली है। यदि वो यहाँ से कितनी भी परिमेय संख्या आपसे पूछ ले, आपको इसी तरीके से गुणा करना है, देखना है। यदि यहाँ पर देखिए 7 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो केवल 6 ही मान हमको प्राप्त होते हैं। यदि आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने प्राप्त होंगे? यहाँ पर ज़्यादा संख्याएं प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल, शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसको P/Q के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में
कोई 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से इसका जो सॉल्यूशन है वो होगा। हम इसको इस तरीके से चेंज करेंगे, 3 और 4 को सबसे पहले, और इनके बीच की जो परिमेय संख्या है वो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। तो ये इनकी बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो चुकी है। तो ऐसा ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसको उतार सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। तो दोस्तों अभी हमने प्रश्नावली 1.1 के 2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सेम उसी की तरह ही है कि 3/5 व 4/5 के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। सेम उसी की तरीके से होगा। देखिए 3/5 को और 4/5 को हम चेंज करेंगे। देखिए किस तरीके से, यदि मैं इसको 10 से गुणा कर दूँ 10/10 से, और इसको भी मैं 10/10 से गुणा कर दूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 30/50। क्या आएगा हमारे पास 30/50, और यहाँ पर आएगा 40/50। 3/5 को मैंने इस रूप में चेंज कर लिया और 4/5 को इस रूप में चेंज कर लिया। अब 3/5 और 4/5 को इस रूप में चेंज कर लिया तो इनके बीच की, अर्थात 3/5 और 4/5 की जो बीच की जो परिमेय संख्या है वो कौन कौन सी बनेगी। देखिए 3/5 को मैंने लिख लिया 30/50। इसका मतलब है कि 3/5 और हमको 4/5 के बीच की संख्या चाहिए, तो 4/5 को हमने इस तरीके से लिखा है। तो इनके बीच की हमको केवल 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो आप इनके बीच की कोई सी भी लिख सकते हो। 30 के बाद में 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 तक आती है, तो आप कोई सी भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। यदि आपसे 6 परिमेय संख्या पूछता तो आप एक और यहाँ पर परिमेय संख्या बढ़ा सकते थे। जो 30/50 मैंने लिखा है ये किसका रूप है, ये किसका रूप है 3/5 का। किसका रूप है 3/5 को ही तो हमने चेंज किया है इसमें, और जो 4/5 को हमने चेंज किया है वो 40/50 है। तो ये क्या है 4/5। अब 3/5 और 4/5 के जो बीच की संख्याएं हैं वो हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली है, ये परिमेय संख्या। तो सबके जो एग्जाम्पल है, सबके उत्तर है वो अलग अलग आ सकते हैं। 3/5 व 4/5 के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करवाए, सबके जो आंसर हैं सब विद्यार्थियों के अलग अलग आ सकते हैं। लेकिन तरीका यदि आपका सही है तो आपके जो आंसर हैं वो सही होंगे। इसको एक और विधि है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। सूत्र विधि, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़कर 2 का भाग लगाकर इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। लेकिन वो जो विधि है वो थोड़ी बड़ी विधि है, आप इस तरीके से इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आपको केवल सत्य और असत्य पहचानना है और कारण भी बताना है कि ये सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक प्राकृत संख्या की बात हो रही है। तो प्राकृत संख्या की जो डेफिनेशन है वो मैंने पार्ट 1 नंबर की जो वीडियो डाली थी मैंने, उसके अंदर इसकी परिमेय संख्या, इनकी जो परिभाषा है वो मैंने आपको बताई थी। प्राकृत संख्या की वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती रहती है उन संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। और वे संख्याएं जो 0, 1, 2 इस तरीके से चलती रहती है, 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती रहती है, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, अर्थात पूरी की पूरी यदि प्राकृत संख्याओं की बात की जाए तो पूरी की पूरी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या के अंदर आती है? बिल्कुल, 1 से लेकर ये संख्याएं चलती है। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर ये अनंत तक की संख्याएं आ रही है कि नहीं आ रही है, अर्थात पूरी की पूरी प्राकृत संख्या हम उसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। पूर्ण संख्या 0 से, तो यहाँ पर जो आएगा इसका आंसर वो आएगा सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्या हो गई। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आपको पता होगा कि पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, धनात्मक संख्याएं भी आती है और 0 भी आता है। तो ऋणात्मक संख्याओं में भी -1, -2, -3 इस तरीके से संख्याएं आएगी, और प्लस में 1, 2, 3, 4 और 0 भी आता है। तो वो क्या होती है पूर्णांक संख्याएं।
अब पूर्ण संख्या मैंने बताई थी, पूर्ण संख्या की परिभाषा होती है 0, 1, 2 इस तरीके से। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक में तो माइनस की संख्याएं भी आती है, लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर माइनस की कोई भी संख्या नहीं आती है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो हम यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा असत्य। इसका कारण यदि जानना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि -3 ये एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। -3 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरीके से इसका जो आंसर है वो ये बन जाएगा। और थर्ड नंबर का जो है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने जब डेफिनेशन बताई थी प्राकृत संख्या की, पूर्ण संख्या की और पूर्णांक संख्या, तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ बताई थी आपको कि दशमलव के रूप में और भिन्न के रूप में यदि कोई संख्या आ जाती है तो वो ना तो प्राकृत संख्या होती है, ना पूर्ण संख्या होती है, ना ही पूर्णांक संख्या होती है। देखिए, जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से लेकर अनंत तक आती रहती है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। लेकिन परिमेय संख्या तो बटे वाली संख्या होती है, जैसे मैंने लिख दी -1/2। अब -1/2 इस पूर्ण संख्या के अंदर थोड़ी आता है। पहली बार तो ये माइनस की जो ये परिमेय संख्या है माइनस आता ही नहीं इसमें, ऋणात्मक। और 1/2 की यदि हम बात करें तो यदि हम इसको दशमलव में चेंज करें तो कितना आएगा, 0.5। यहाँ पर 0.5 थोड़ी आता है। पूर्णांक जो पूर्ण संख्या है उसके अंदर दशमलव की भिन्न के रूप में कोई संख्या नहीं होती है, इसलिए परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये होगा असत्य। ये क्या होगा, असत्य होगा। 1 नंबर के अंदर आपके जो एग्जाम है उसके अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है इस तरीके का। तो यहाँ पर हो जाएगा असत्य, क्योंकि -1/2 एक परिमेय संख्या तो है। -1/2 कोई सा भी एग्जाम्पल देकर आप बता सकते हो। -1/2 एक परिमेय संख्या तो है, एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या नहीं है, पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। 3 और 4 ये जो प्रश्नावली 1 पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट हम प्रश्नावली 1.2 अभी हल करेंगे। आप पहले इसे उतारिए। तो दोस्तों, हमने जो प्रश्नावली 1.1 है उसके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए कि प्रश्नावली जो 1.2 है इसके अंदर एक टॉपिक है अपरिमेय संख्या। इसके बारे में मैंने पार्ट प्रश्न नंबर की जो वीडियो डाली थी उसके अंदर हमने बहुत सारी संख्याओं के बारे में चर्चा करी थी। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का, कक्षा 9 की मैथ चैप्टर 1 का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या की परिभाषा मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, P/Q के रूप में जिन संख्याओं को लिख सकते हैं उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। और उसकी भी कुछ कंडीशन होती है कि P और जो Q है वो हम पूर्णांक संख्याओं में से लेंगे, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अपरिमेय संख्या की परिभाषा वो होगी जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P और Q पूर्णांक संख्याओं में से लेना है, Q का मान यहाँ पर भी 0 नहीं होना चाहिए। मैंने वहाँ पर दूसरी जो परिभाषा है वो मैंने बताई थी कि वर्गमूल के अंदर यदि आपको अभाज्य संख्या देखने को मिल जाए, वर्गमूल के अंदर यदि आपको अभाज्य संख्या देखने को मिल जाए तो ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर उदाहरण मैंने लिख दिए हैं, जैसे √2, ये 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से यदि आपको दिख जाए तो वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर 1.2 प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो है सत्य असत्य वाला। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन से कथन यहाँ पर सत्य है, कौन कौन से असत्य है, यदि सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, वो हमको यहाँ पर कारण भी बताना है। देखिए, फर्स्ट नंबर पर दे रखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है।
प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? सबसे पहले तो वास्तविक संख्या की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो विद्यार्थी रेगुलर हैं उनको पता है। मैंने पार्ट नंबर जो 1 डाला था, मैं बार बार पार्ट नंबर 1 की जो वीडियो है उसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी संख्याओं के बारे में बताया हुआ है और वहाँ पर मैंने वास्तविक संख्या की जो परिभाषा है वो भी बताई हुई है। तो आप वास्तविक संख्या की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे परिमेय संख्या तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या आप देख सकते हो यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों का समूह मिला दिया जाए तो भी वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये क्या है? सत्य है। क्या है ये कथन? सत्य है। अब बात करें सेकंड नंबर की, कि जो संख्या रेखा होती है, आपने देखा होगा संख्या रेखा इस तरीके की होती है। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 2 इस तरीके से चलती रहती है, और यहाँ पर -1 -2 इस तरीके की जो संख्याएं हैं वो चलती रहती है। अब यहाँ पर देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, आपको जो ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये प्रत्येक बिंदु की बात हो रही है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या √m के रूप का होता है? क्या √m के रूप का होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि m प्राकृत संख्याओं में से लेनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि m प्राकृत संख्याओं में से लेनी है। देखिए, मैंने ले लिया, मान ले कोई प्राकृत संख्या ले ली मैंने, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो मैंने कोई प्राकृत संख्या ले ली। यहाँ पर कौन सी ले ली मैंने? माइनस की। जैसे मैंने कोई प्राकृत संख्या ले ली यहाँ पर 5। क्या √5 को संख्या रेखा पर हम लिख सकते हैं? लिख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस के रूप में कोई भी संख्या यहाँ पर प्राप्त नहीं होगी, जबकि संख्या रेखा पर तो माइनस की संख्या, ऋणात्मक संख्या आती है। लेकिन यदि हम प्राकृत संख्याओं में से लेंगे, इस √m में जब हम मान रखेंगे प्राकृत संख्याओं में से, तो कोई भी ऋणात्मक संख्या हमको प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर संख्या रेखा की बात की जा रही है। तो संख्या रेखा पर तो ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, लेकिन जब हम इसके अंदर मान रखते हैं प्राकृत संख्याओं में से, तो हमको कोई भी ऋणात्मक संख्या यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है। इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये असत्य है। यहाँ पर लिख रखा है कि होता है, लेकिन ये असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। लेकिन यदि हम प्राकृत संख्याओं में से इसमें मान रखेंगे तो हमको सारी की सारी संख्याएं पॉजिटिव प्राप्त होगी। इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जैसे ये बिंदु है तो ये √m के रूप का नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। थर्ड नंबर पे कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है? आपको पता होना चाहिए, वास्तविक संख्या की परिभाषा होती है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या होती है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। देखिए, तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये हमको सत्य और असत्य यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। जो ये आपको जो सर्किल दिखाई दे रहा है, ये है वास्तविक संख्या का। कौन संख्या का? वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक संख्या की जो परिभाषा बनेगी वो बनेगी, या तो परिमेय संख्या हो उसको भी हम वास्तविक संख्या बोलेंगे, या अपरिमेय संख्या हो उसको भी हम वास्तविक संख्या बोल देंगे। यदि इन दोनों का समूह आ जाए, एक साथ आ जाए, धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ, तो उसको भी हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। लेकिन वास्तविक संख्या ही अपरिमेय संख्या होगी ये कोई ज़रूरी नहीं है। वास्तविक संख्या तो 2 भी है, लेकिन क्या ये अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर √ का कोई चिन्ह नहीं है। या वास्तविक संख्या तो यहाँ पर 4 भी है, लेकिन यदि इसके ऊपर वर्गमूल का मैं चिन्ह लगा दूँ तो इसका वर्गमूल तो 2 आ गया, ये अपरिमेय संख्या होती नहीं है। तो यहाँ पर यह इसका उल्टा जो पॉसिबल है वो संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? असत्य। कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की,
कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या वे होती है जिसके अंदर ऋणात्मक, जीरो या धनात्मक संख्याएं आए, लेकिन यहाँ पर धनात्मक की बात हो रही है, अर्थात 0, 1, 2 इस तरीके से। तो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल की बात हो रही है, तो क्या वे सभी अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का हमको उदाहरण देना है वर्गमूल के लिए कि वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको हल करके बता देता हूँ। पूर्णांक संख्या लेनी है, मैंने ले ली माइनस की। यहाँ पर देखिए, माइनस की आपको संख्या नहीं लेनी है, यहाँ पर लेनी है आपको धनात्मक संख्या। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक मैंने ले लिया, मान लो 4, और धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल भी लेना है। तो 4 का मैंने यहाँ पर वर्गमूल ले लिया है। अब बोल रहा है कि यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या अपरिमेय संख्या हमको प्राप्त होगी। तो हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। 4 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। क्या 2 अपरिमेय संख्या है। 2 अपरिमेय संख्या नहीं है, 2 तो परिमेय संख्या है। इसलिए ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आप लिख सकते हो इस तरीके से, ये हो जाएगा एक एग्जाम्पल। और यहाँ पर लिख देंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय होते हैं लेकिन अपरिमेय नहीं होते हैं। तो आप इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, √4 = 2, और नीचे लिख सकते हो कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। यहाँ पर लिख रखा है, यदि नहीं तो आपको एक एग्जाम्पल देना है, नहीं होते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप नहीं, और कोमा लगा के ये आप उदाहरण दे सकते हो। तो इस तरीके से जो हमारी प्रश्नावली है वो कंप्लीट रूप से पूरी हो चुकी है। इसके आगे के एक क्वेश्चन है, इसके आगे का वो हम जो रेखागणित की प्रश्नावली आएगी, ज्यामिति की, ज्योमेट्री की, उसके अंदर हम उसको सोल्व करेंगे। तो ये आज की इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 का पूरा जो सॉल्यूशन है इस वीडियो के अंदर हमने सोल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक प्रश्नावली जो 1.3 है उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।